हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ क्लास 10 चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के थर्ड पार्ट को लेकर, जहां पर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे अबाउट रिवोल्ट्स, जहां पे हमने दूसरा पार्ट खत्म किया था। आज हम पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, किस तरीके से रोमांस को यूज किया गया ताकि वो लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग को डेवलप कर सके 90s के टाइम में। आज अगर हम रोमांस के बारे में देखें तो हमारे दिमाग में क्या क्या चीज आती है। शाहरुख खान आता है, रोमांटिक मूवीज आती हैं, गाने आते हैं, शायरी आती है। लेकिन 90s के टाइम पर ये सब चीजें बहुत अलग थी। 90s के टाइम पर वो लोग यूरोप के अंदर ये चीज यानी रोमांस को कल्चर से एसोसिएट करके देखते थे। अगर कोई पूछे व्हाट इज रोमांटिसिज्म, तो रोमांटिसिज्म एक तरीके की कल्चरल मूवमेंट है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को जगा सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने के लिए या फिर रोमांटिसिज्म का यूज करने के लिए हमारे पास अलग अलग चीजें थी उस टाइम पर भी। फॉर एग्जाम्पल पोएट्रीज लिखा करते थे, पोएट्रीज के साथ साथ म्यूजिक, स्टोरीज और इन सब चीजों से रोमांटिसिज्म को बढ़ावा मिलता था। अब अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर बहुत तरीके का होता है। ठीक है, कोई एक जैसी लैंग्वेज बोलता है, कोई एक जैसी रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करता है, कोई एक भगवान की पूजा करता हो, या फिर किसी की शादी में अलग अलग जो रस्में होती हैं वो एक जैसी हो। तो ये सारी चीजें कल्चर के अंदर आती है। मतलब कल्चर कोई एक छोटा टर्म नहीं है, उसके अंदर बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो आता है, चाहे उसमें लैंग्वेज हो गई या कुछ भी हो गया। तो अब हम जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारी एनसीईआरटी के अंदर आपको दो एग्जांपल्स दिखेंगे। पहला एग्जांपल आपको दिखेगा जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का, जो एक जर्मन फिलोसोफर थे, और दूसरा एग्जांपल आपको दिखेगा कृपॉल कृपेंस्की का, जो एक पॉलिश फिलोसोफर थे, जो पोलैंड से थे। तो दोनों ने बहुत अलग तरीके से रोमांटिसिज्म को यूज किया। किसी ने रोमांटिसिज्म में जो कल्चर है सारे कल्चर को एक साथ यूज किया, किसी ने सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान दिया, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज। क्योंकि अगर हम देखें तो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है पूरे कल्चर का। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं हमारे पहले रोमांटिक आर्टिस्ट पर। उनका नाम था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। ये थे एक जर्मन फिलोसोफर। अब आपको ये जानना जरूरी है कि उस टाइम पर जर्मनी जैसा तो कुछ होता नहीं था, जर्मन स्पीकिंग कॉलोनीज होती थी। तो इन्होंने दो टर्म दी। जैसे हमारे यहाँ पे मैं दो टर्म्स बताता हूँ आपको। संस्कृत से दो टर्म्स फेमस हुई हैं, पूरी पूरी संस्कृत तो फेमस नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल वासुदेव कुटुंबकम या फिर अहिंसा परमो धर्मा। ये दोनों टर्म्स दिखती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर हम इनका मीनिंग ढूंढने जाएं तो बहुत ब्रॉड चला जाता है। वैसे ही इन्होंने भी दो टर्म्स दी, जिसमें से पहली टर्म थी दास वोक और दूसरी टर्म थी वोक जीस्ट। अब दास वोक क्या है, वोक जीस्ट क्या है, वो हम देखेंगे। तो दास वोक में इन्होंने ये कहा कि आपको अगर जर्मनी का ट्रू कल्चर देखना है, ट्रू कल्चर एक्सपीरियंस करना है, तो वो सब आप कैसे कर सकते हैं, जब आप जर्मन के लोगों के बीच में जाएंगे। जब आप जर्मनी के लोगों के बीच में जाएंगे तब आपको ये चीजें दिखेंगी। और वोक जीस्ट का मतलब है कि जितने भी हमारे फोक डांस हैं, फोक सॉन्ग्स हैं, फोक डांस हो गए, फोक ड्रामास हो गए, उनके अंदर आपको नेशनलिज्म की फीलिंग दिखेगी। उनके अंदर आपको फीलिंग दिखेगी कि हमें एक होना चाहिए एज अ नेशन। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब लोग पढ़ते थे, वेदर इट इज ऑन पोएट्री या फिर इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उनके मन में फीलिंग आई कि हम एक साथ रहते हैं, एक कल्चर फॉलो करते हैं, तो क्यों ना हम भी अपना एक नेशनलिस्ट स्टेट बनाएं। तो ये दोनों टर्म्स ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया। उनके मन में ये बात आई कि यार जर्मनी हमसे बनता है, और जर्मनी की फोक डांस है, इनके अंदर ये सारी चीजों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग है, तो हमें भी एक नेशन बनना चाहिए। तो ये सब किया था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने। इसके बाद हम चलते हैं पोलैंड में, जहां पे हमारे पास एक दूसरे रोमांटिक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था कृपॉल कृपेंस्की। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल्चर का एक छोटा सा सेगमेंट लिया, लैंग्वेज, और उससे अपनी बातों को स्प्रेड किया, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई। क्योंकि अगर हम पोलैंड को देखें तो 18th सेंचुरी में वो ग्रेट पावर्स के अंडर था। फॉर एग्जांपल रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, और मैक्सिमम जो एरिया था पोलैंड का वो रशिया के पास था।
तो होता क्या था कि रशिया अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करना चाहता था उस पे। वो चाहता था कि पॉलिश लोग अपनी आइडेंटिटी पूरी भूल जाएं और रशिया के ही इन्फ्लुएंस में रहें। लेकिन कृपॉल कृपेंस्की जैसे आर्टिस्ट ने ये नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाए रखा। कृपॉल कृपेंस्की ने अपनी लैंग्वेजेस के अंदर ओपेरा और म्यूजिक्स बनाए और ये बहुत सारे जो पोलैंड के फोक डांसेस होते हैं उनकी स्क्रीनिंग भी कराते थे। जैसे यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं आपको, पहला नाम है पॉलिनेज और दूसरा नाम है मजूरका। ये दो फोक डांसेस हैं जो नेशनलिस्ट सिंबल की तरह काम किए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रशिया को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो ये चाहता था कि पोलैंड के लोग पॉलिश लैंग्वेज को बिल्कुल छोड़ दें। जो भी पॉलिश लैंग्वेज में बात करता मिलता था उन्हें मारते पीटते थे। मतलब जितना गंदा सलूक किया जा सके, जितना ज्यादा दबाया जा सके लोगों को, उतना दबाते थे। लेकिन फिर भी लोगों ने हार नहीं मानी। वहां के जो चर्च के अंदर प्रीस्ट होते थे या फिर जो भी गैदरिंग वगैरह होती थी उसके अंदर जितनी भी चीजें होती थी सब पॉलिश लैंग्वेज के अंदर होती थी। अब रशिया ने ये सारी चीजें की, लैंग्वेजेस को स्कूल से हटा दिया, लोगों को फोर्स किया, तो लोग रेबेलियन करना चालू करने लग गए थे। लेकिन 1831 में रशिया ने उन्हें दबा दिया ताकि वो और रिबेल ना कर पाए। लेकिन वो उनके अंदर से कभी भी लैंग्वेज को नहीं हटा पाए। जितने भी लोग हैं उन्होंने उनकी सारी मार सही, जितनी भी रिवोल्ट वगैरह हुई उसमें भले ही वो हार गए हों, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी लैंग्वेज का साथ नहीं छोड़ा। और ये एक तरीके से स्ट्रगल का सिंबल बनकर आया कि हाँ, आप चाहे रेवोल्यूशन को हटा सकते हैं लेकिन आप हमारे अंदर से हमारी लैंग्वेज के प्रति जो हमारा प्यार है उसे नहीं हटा सकते। और इसका बहुत बड़ा रीजन था ऊपर कृपॉल कृपेंस्की थे उनका। अब हम चलते हैं 3.2 पार्ट पर, जहां पर हम देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट्स के बारे में। तो 1830 का जो टाइम था वो यूरोप के लिए बहुत हार्डशिप भरा था, क्योंकि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिला था। इंक्रीज देखने के साथ साथ अब क्योंकि लोग बढ़ चुके थे, काम इतना था नहीं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के साथ साथ जो लोग गांव में रहते थे उनके पास भी ज्यादा काम नहीं था, तो वो माइग्रेट करके शहर में आने लग गए कि हमें शहर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। लेकिन शहर पहले से ही सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच चुके थे, तो वहां पे भी कुछ नहीं हो पाया। और क्योंकि लोग इतने ज्यादा बढ़ चुके थे तो वो क्या है, ओवर क्राउडेड स्लम्स में रहते थे, जहां पे लोग बहुत ही गंदी कंडीशंस में रहते थे। हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता था। हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बहुत ज्यादा डिसीज स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में हो चुके थे। अब इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, तो जिनका भी खुद का काम था, खुद छोटे छोटे वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज जाने लग गई। अपॉर्चुनिटीज जाने की वजह से अब वो कमा भी नहीं सकते थे, तो उनको भी दिक्कत होने लग गई। और यूरोप के कई एरियाज के अंदर अब भी फ्यूडलिज्म को सपोर्ट किया जाता था। अब भी फ्यूडलिज्म था वहां पे कुछ ना कुछ हद तक। तो वहां पर लोग वैसे ही दिक्कत में थे, क्योंकि जितने भी बड़े पीजेंट्स हैं उनको उन्हें पैसे देने पड़ते थे। पैसे देने के साथ साथ अब कई बार हार्वेस्ट भी अच्छा नहीं हो पाता था, बिकॉज मौसम का कोई भी भरोसा नहीं था। मौसम कई बार अगर गंदा हो तो इसकी वजह से हार्वेस्टिंग में भी बहुत दिक्कत आती थी। तो इन सब चीजों से एक वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म आना चालू हो गया था। अब पॉपुलिज्म होता क्या है, जब आपको बेसिक चीजें भी ना मिले तो अब जो कंडीशन पैदा होती है उसे हम पॉपुलिज्म बोलते हैं। अब अगर इतनी सारी चीजें हो रही हैं देश की जनता के साथ, तो देश की जनता किसके पास जाएगी? जो गवर्नमेंट है उसके पास जाएगी। और यहाँ पे इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, तो मोनार्क के पास गए भाई सारे के सारे। 1848 के अंदर सभी लोग, क्योंकि अब बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी खाने की, उसके साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, तो भीड़ काफी ज्यादा भड़की हुई थी। तो जितने भी लोग हैं पेरिस के वो सब रोड पे आते हैं और जितने बैरिकेड्स वगैरह लगे होते हैं उन्हें तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जो वहां का मोनार्क होता है, लुई फिलिप होता है, वो सोचता है कि यार इन्होंने अपने प्रीवियस राजा को मार दिया था, ठीक है, गिलियोटिन पे चढ़ा दिया था और उसकी रानी को भी मार दिया था, तो कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। तो वो इस चीज से डर से ही वहां से भाग गया।
उसके बाद जो नेशनल असेंबली है उसने रिपब्लिक घोषित कर दिया फिर से कि अब से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी नहीं बनेगी। और उन्होंने जितने भी लोग हैं जो 21 के हैं या उससे ऊपर है उन सबको वोटिंग के राइट्स दे दिए, लेकिन फीमेल को तो अभी तक नहीं मिले थे। उसके बाद नेशन वाइड वर्कशॉप्स लगाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सकें, लोगों को काम दे सकें। तो ये था हमारा पहला रिवोल्ट। याद रखिए, ऊपर जितने भी आपने रिवोल्ट पढ़े हैं वो सारे के सारे मिडिल क्लास लोगों ने किए थे। और ये जो मैं रिवोल्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया और इसके बाद एक और है, तो ये दोनों रिवोल्ट जो किए गए थे ये दोनों रिवोल्ट वर्किंग क्लास ने किए थे। जो लोअर क्लास होती है उन्होंने ये दोनों रिवोल्ट किए थे, ना कि मिडिल क्लास लोगों ने। मिडिल क्लास वाले रिवोल्ट हमने ऊपर पढ़ लिए। तो ऐसा ही एक दूसरा रिवोल्ट हुआ था इन 1845 अर्लियर इन सिलेसिया के अंदर ये रिवोल्ट हुआ था। जितने भी कॉटन वर्कर्स हैं वहां पर, उनको कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये कहा कि भाई हमें कुछ इतना मटेरियल चाहिए, तुम हमें बनाकर दो और साथ ही साथ हम तुम्हें कुछ प्राइस देंगे। उन्होंने प्राइस पहले से सेट कर लिया था। लेकिन जब लोगों ने वो सारी चीजें बनाई और वो जब कपड़ा देने गए या मटेरियल को देने गए तो कॉन्ट्रैक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं यार, मुझे तो जरूरत नहीं है, अब मेरा तो काम जो होना था वो हो गया। तो लेकिन उनकी तो जितनी भी टाइम है और जितना भी उनका एफर्ट है वो तो चला गया ना। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, पैसे तो दे दीजिए हमें। तो उन्होंने बोला कि अब मैं चीज ले ही नहीं रहा तो मैं पैसे क्यों दूं। जिसकी वजह से लोगों को काफी गुस्सा आया कि हम पूरे दिन रात एक करके इतना मटेरियल बना रहे हैं और तुम अब हमें पैसे देने से ही मना कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, 4 जून के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी कॉटन वर्कर्स हैं, उन सब ने ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाकर वो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे चले गए और घर पे जाने के बाद वहां जितनी तोड़ा फोड़ी कर सकते थे वो सब किया। कुछ लोग गोडाउन में घुस गए, जितने भी वहां कपड़े थे या मटेरियल था सब कुछ फाड़ दिया। आसपास की कांच की जितनी भी चीजें थी सब तोड़ दी। शीशों पे अलग अलग चीजें लिख दी। दीवारें पूरी तरह काली पेंट कर दी। मतलब बहुत गलत किया। और इस सब चीजों की वजह से जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो इतना ज्यादा डर गया कि वो नेबरिंग विलेज के अंदर भाग गया। नेबरिंग विलेज के अंदर जैसे ही भागा तो वहां पर लोगों को पता चल गया कि ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है और उन्हें पता चल गया कि ये क्या करके आया है पिछले विलेज में। तो लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम तुम्हें जगह नहीं दे सकते, तुम यहां से निकलो। वो छुपने आया था, वहां से जगह नहीं मिली। तो उसने क्या किया, वो वापस आया। 1-2 दिन बाद फिर वापस आया और आर्मी को लेकर आया। आर्मी को लेकर आया जिसमें फिर आर्मी के साथ झड़प हुई, जिसके अंदर 11 जितने भी कॉटन वीवर्स हैं, कॉटन वर्कर्स हैं, वो मारे गए। तो इस तरीके से, लेकिन लोगों के मन में एक मैसेज पहुंच गया था कि भाई अब हम इनके साथ और एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हुई। तो ये 2 रिवोल्ट है जो वर्किंग क्लास ने की थी। जो लोअर वर्किंग क्लास है उन लोगों ने की थी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो अब हम बात करते हैं 1848 की, द रिवोल्ट ऑफ लिबरल्स की। तो ये लिबरल लोग कौन थे, ये वही मिडिल क्लास के लोग थे। तो इन्होंने देखा कि वर्किंग क्लास इतना एफर्ट डाल रही है और कहीं ना कहीं उससे गवर्नमेंट जो है और लोग उनकी बात सुन भी रहे हैं। तो इन लोगों ने इस चीज का एडवांटेज उठाते अपनी मांगे भी आके रखी। वो मांगे क्या थी वो देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें अपनी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट चाहिए जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे काम करे, यानी वही है इलेक्शन हो और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन पाए। उसके अलावा उन्होंने दूसरी डिमांड रखी कि हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले। हम जो भी लिखना चाहें, जो भी छापना चाहें, उस पर कोई भी सेंसरशिप ना लगे। उसके अलावा उनने तीसरी डिमांड रखी फ्रीडम फॉर एसोसिएशन। हम आपस में ग्रुप अगर बनाना चाहते हैं तो हम वो बना सकें, हमें किसी चीज के लिए रोक टोक ना हो। तो ये डिमांड्स क्योंकि अब वर्किंग क्लास कर रही थी तो लिबरल्स ने भी साथ ही साथ ये डिमांड्स पास ऑन कर दी। और इसके साथ साथ जो भी जर्मनी का रीजन था वहां पे जितने भी लिबरल्स थे, जितने भी मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम फ्रैंकफर्ट में मिलते हैं और फ्रैंकफर्ट में मिलके एक नेशनल जर्मन असेंबली बनाते हैं। अब अगर सब लोग बना ही रहे हैं अपनी अपनी कंट्री तो हम भी क्यों ना बनाएं। तो वो फ्रैंकफर्ट में मिले। उन्होंने 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने अपने अपने। और उसके साथ साथ चर्च के ही अंदर, अब इतने सारे लोग हैं 831, उन सबको आप रखेंगे कहाँ। तो उन्होंने चर्च ऑफ सेंट पॉल को चुना। वहां पे उन्होंने पूरी असेंबली बैठाई और एक ड्राफ्ट तैयार किया।
जिसमें उन्होंने वही सेम चीज की और एक पार्लियामेंट तैयार किया, लेकिन उसमें भी मोनार्की से सब्जेक्टेड रहेगा वो, मतलब किंग रहेगा लेकिन वो पार्लियामेंट से ही अपने आप को रेगुलेट करेगा। और इन सब चीजों के लिए चुना गया विल्हेम IV, किंग ऑफ पर्शिया। वो पर्शिया के राजा थे विल्हेम IV, उनको चूज किया गया। उनको ये प्रपोजल सुनाया गया कि भाई जनाब आप आइए और मोनार्की एस्टेब्लिश कर लीजिए हमारे यहाँ, हमें भी एक पूरी जर्मन स्टेट मिल जाएगी। लेकिन भाई फिर उस राजा ने सोचा कि यार एक बात बताओ, मैं यहाँ पे फुल फ्लेज मोनार्की के अंदर हूँ और अब मैं तुम्हारे वहां पे जाऊं और खुद ही अपनी पावर को कम कर लूं और पार्लियामेंट से सब्जेक्ट हो जाऊं, तो ये तो बेवकूफी है। तो उसने साफ मना कर दिया और वो बाकी सारे मोनार्क्स के साथ जुड़ गया और उसके साथ साथ अपोज करने लगा जितने भी ये इलेक्टेड गवर्नमेंट बन रही है। और आगे जाकर 1848 के अंदर वो इस चीज को दबा भी पाए। इलेक्टेड गवर्नमेंट को जितने भी मोनार्क्स हैं उन्होंने दबा भी दिया, लेकिन वो ये बात समझ गए थे कि अब जैसे पहले काम चलता था अब वो चीजें नहीं रहेंगी, अब हमें कुछ नया करना पड़ेगा ताकि हम सरवाइव कर सके। क्योंकि अब वो लोग भी समझ चुके थे कि चेंज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो लोग अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को तब तक दोहराती है जब तक लोग उससे सीख ना लें। तो यही चीज यहाँ पे हो रही थी। तो इन्होंने सोचा कि हिस्ट्री अपने आप को फिर से ना दोहरा ले, तो हम अपने आप को सुधार ही लेते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर ही देते हैं। तो उन्होंने चेंजेस क्या क्या डाले वो देखते हैं। सबसे पहला चेंज उन्होंने ये कहा कि जितने भी बाउंडेड लेबर हैं जो रशिया या फिर हंगेरियन एम्पायर के अंडर है उन सबको हटा दिया जाए। जितने भी लोग जबरदस्ती काम कराने के लिए रखे जाते हैं उन सबको हटा दिया। उसके साथ साथ जो हंगरी के लोग हैं, हंगरी एम्पायर के अंदर जो हंगरी के लोग हैं उनको अपने आप ही डेमोक्रेसी दे दी। बोला कि आज से तुम एक पर्टिकुलर सेक्शन ये तुम आजाद हो। तो देखा जाए तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें ये पता चल गया था कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिवोल्ट और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये सारी चीजें थी। अब हम परसों पढ़ेंगे अपराइजिंग के बारे में, किस तरीके से जर्मन स्टेट बनी, इटालियन स्टेट बनी। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे परसों एक नई वीडियो में, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल पार्ट ही होगा वो, तो फाइनल पार्ट को लेकर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको कोई भी चीज अच्छी लगे इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने थॉट्स को एक बार कमेंट के अंदर लिख देंगे। उसके अलावा यार वीडियो को लाइक, और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उससे पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ।